नमस्ते हजारीबाग जोहर झारखंड। अगर आप जैक बोर्ड से हैं और 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NCERT चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के सारे प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चंस। अभी तक ये दोनों चैप्टर मिला करके आपको 29 MCQs पूछे जा चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि 2006 से लेकर के 2011 तक कोई भी MCQ पूछे जाने का प्रचलन नहीं था। यह प्रचलन आया 2012 से और 2025 में आपसे 30 मार्क्स के MCQs पूछे जाएंगे। तो आइए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 2024 में पूछे जाने वाले MCQs। नंबर 1, देखिए 2024 में 4 MCQs आए थे, ये दोनों चैप्टर्स मिला करके। पहला जो क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स each carrying a current of 1 ampere in the same directions are placed in 1 meter apart. The force of attraction between them is. क्वेश्चन ये कह रहे हैं मेरे दोस्त कि आपके पास दो पैरेलल वायर्स हैं, इस वायर का नाम 1 देंगे, इस वायर का नाम 2। इन दोनों में जो चार्ज है, सॉरी, इन दोनों में जो करंट फ्लो कर रही है, इसमें 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है और डायरेक्शंस भी क्या बोलो तो सेम है। तो जाहिर सी बात आपको बताया गया होगा कि जब दो पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शंस में करंट फ्लो होती है तो अट्रैक्ट करती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगी तो रिपेल करेगी। तो आपसे पूछा जा रहा है ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए, आपको करंट दे रखा I1 I2 की वैल्यू दोनों मेरे दोस्त सेम है, R की वैल्यू 1 मीटर है। वी नो दैट, हमको जानते हैं F बाय L जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है उसकी फॉर्मूला जो होती है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R होता है। आप जानते होंगे कि म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त वो 10 इंटू 10 10 टू दी पावर जो होती है वो -7 होती है। 2 इंटू 2 I1 I2 की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखा और डिस्टेंस भी 1 मीटर है। सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे फोर्स पर यूनिट जो लेंथ आ रहा है वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर आ रही है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि द रिलेशंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज। देखिए, किसी भी अगर आप बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्चुअली उसमें एक टॉर्क क्रिएट होती है और उस टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, है ना, वो होता है एक्चुअली कुछ ऐसा, टाउ एम बी साइन थीटा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन एग्जिबिट करती है। तो ये रिलेशन कौन सा ऑप्शन को करेक्ट करेगी? साइन थीटा को अगर आप रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे और आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा। टाउ इक्वल टू देगा m क्रॉस b। तो m क्रॉस b कौन सा आपका जी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। देखिए, आपको किसी भी बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है उसकी डायरेक्शंस क्या होती है। तो ये आपको सिंपल बता देते हैं कि आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो एक्चुअली इमिट करती है नॉर्थ पोल से, है ना, और इंटर करती है कहाँ से बोलो तो साउथ पोल में। तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे जाके समाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंदर में क्या होगा ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या तो बार मैग्नेट के अंदर क्या होगी। तो बार मैग्नेट में आप देख सकते हैं जब यहाँ से इंटर किया मेरे दोस्त, है ना, यहाँ से निकला और यहाँ जाके समा गया, तो इसका मतलब साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल की डायरेक्शंस होगा बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसके बाहर जो होगा मेरे दोस्त वो एक्चुअली नॉर्थ से साउथ होगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा देख लेते हैं। हाँ, आर फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। नंबर 4, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक पोटेंशियल, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स, या ऑप्शन डी मैग्नेटिक मोमेंट। देखो, एक्चुअली ऐसा है कि आप जानते होंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है ना, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ से अगर आप मैग्नेटिक
फील्ड निकालना चाहेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाय एरिया डिवाइड में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा। तो आप हमें पता ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो जाहिर सी बात है वेबर होता है ना, वेबर। और एरिया का यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर एक्चुअली किसका यूनिट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का ना, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे 2023 में पूछे जाने वाले 7 क्वेश्चंस। 2023 में 7 क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे गए थे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन सीरियल नंबर 5 होगा। कह रहा है द मैग्नेटिक फोर्स F ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन एज। देखिए कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स एक्चुअली जो होती है मेरे दोस्त वो होता है FIL sin थीटा। L एक्चुअली है उस कंडक्टर में कितना करंट पास हो रही है, L उसकी लेंथ है, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और जो थीटा यहाँ पे है वो एंगल है L और B। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला एग्जिस्ट करती है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ना, तो IL क्रॉस B ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A circular coil of radius 10 centimeter having 100 turns carrying a current 3.2 ampere. The magnetic field center of the coil is। देखिए कह रहा है कि आपके पास एक कोई सर्कुलर क्वाइल है, ओके। उस सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसे आप कैलकुलेट करना है। आपको दिया है इसकी रेडियस क्या है ना, वो 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपको दे रखी है, और इसमें इसकी सर्कुलर कॉइल में जो करंट पास हो रही है मेरे दोस्त वो 3.2 एम्पियर है। तो कह रहा है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। तो आपको बताते चलते कि यहाँ पे जो टर्न दे रखा है वो 100 टर्न्स है, रेडियस एक्चुअली है आपका 10 सेंटीमीटर, तो इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो 10 का 10, सी का मतलब जो होता है मेरे दोस्त 10⁻² होती है मीटर एज इट इज। तो देखिए एक टर्न के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पे आपको पता होगा μ0/2 होता है I डिवाइडेड बाय R, है ना। ये एप्लीकेशन है एम्पीयर सर्किट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन। अगर ये आप n टर्न के लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे केवल आपको n से मल्टीप्लाई करने होंगे। अब सारे डाटे को आप पुटअप कर दो, तो म्यू का क्या वैल्यू होगा, तो म्यू का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2। n का वैल्यू 100 टर्न दे रखा है, 100 लिखेंगे। I की वैल्यू जो है वो 3.2 एम्पियर, 3.2 लिख लो, डिवाइडेड बाय R है, तो R की जो वैल्यू मेरे दोस्त वो R की वैल्यू कितना बोलो तो 10 × 10⁻²। तो 2 ऑलरेडी पहले से है और ये R के बदले हम लोग लिख देंगे 10 × 10⁻²। इसे अगर आप सॉल्व आउट करेंगे तो पाएंगे कि 2.01 × 10⁻³ टेस्ला आएगा। तो ये जो होगा मेरे दोस्त वो एक्चुअली करेक्ट आंसर है। देख ले तो ऑप्शन में कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। Which of the following is not correct about the magnetic field lines? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेकर के करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है, तो आइए बताते हैं। The magnetic field lines of a magnet from continuous curve loop, जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो ये तो कंटिन्यूअस कर्व होगा। चलो, the tangent to the field lines give at a given point represents the direction of the magnetic field line। देखिए वो भी कह रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड देगा ना, तो ये सही है। सी क्या है, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बीम। जाहिर सी बात है जहाँ पे फील्ड लाइंस की संख्या काफी ज्यादा डेंस होगी मेरे दोस्त, वहां पे एक्चुअली फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, ओके। तो ये ऑप्शन एक्चुअली मतलब एक सही कह रहा है, तो कौन गलत है, डी देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ सर्टेन कंडीशन। देखिए कंडीशंस कुछ भी हो, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। अगर करेगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। ये है कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अगर इस पॉइंट पे हम देखें इस लाइन को लेकर के, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ले टेंजेंट ड्रॉ करें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल है? जैसे सपोज दैट आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं
तो आपका जो डायरेक्शन है ना मोशंस का, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे एक ही जगह होगा, दो जगह हो ही नहीं सकता डायरेक्शन है ना। जैसे ऐसे समझिए कि आप एक जगह, आप एक ही प्लेस में पाए जा सकते हैं। आप अगर अभी मान लिया जाए, अभी इंस्टेंटेनियस टाइम में अभी आप जहाँ पे हैं वहीं पे हैं, क्या आप कहीं दूसरे प्लेस पे हैं? जैसे बंगाल हो गया है ना, बिहार हो गया, आप कहीं दूसरे प्लेस पे नहीं है। आप झारखंड में हैं तो झारखंड के एक पार्टिकुलर प्लेस पे, दूसरा जगह हो ही नहीं सकते। ये जो ऑप्शन है ये ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे नेचर्स में कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए ये जो है वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है और हमें गलत ही चूज करना था मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के, इसलिए द डी यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। नंबर 8, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द बार मैग्नेट। तो आपको बताया था बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक्चुअली साउथ से निकलेगी और नॉर्थ की तरफ जाएगी, साउथ से निकलेगी या नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज इतना। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कह रहा है कि 3 टाइम्स होगा किसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट दिस प्लेस इज। देखिए कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो हम मान लेते हैं h, सपोज दैट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा उसका, √3 टाइम्स होगा ना, तो √3 इंटू एच मान लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो वी नो दैट, आपको पता होगा जी जो एंगल ऑफ डीप होती है अगर उसका आप टेन ले लेते हैं, मतलब टेन ऑफ डेल जो होता है वो बराबर होता है वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना देख लो, √3h है, √3h लिख देंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h माने h का बर्थडे हो जाएगा, बचेगा √3। अब देखो 10 डेल इक्वल टू √3 बचा है ना, तो हमें डेल निकालना था। पहले आप ये बता दो कि 10 किसकी वैल्यू √3 होती है, कितना एंगल लेना पड़ेगा, तो 60 लेना पड़ेगा ना। तो 10 60 की वैल्यू √3 होगा, तो 10 एक्चुअली रिप्लेस हो जाएगा, तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगा बोले तो 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डीप होगा मेरे दोस्त वो 60 डिग्री होगा। देखिए एक्चुअली ये है, ये एक्चुअली कुछ ऐसा दिखाया गया है, ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये आर जो है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल ऑफ n टर्न्स of area of cross section A held with its plane parallel to the field B is। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह क्या रहा है कि कोई कॉइल है, उस कॉइल जिस प्लेन पे होगा उसी प्लेन के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली हम लोग पास कर रहे हैं। तो देखिए ये कॉइल है, इसी के पैरेलल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस एरिया जो है, इसके द्वारा जो एरिया प्रोड्यूस किया जाएगा इस क्लोज लूप के द्वारा उसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये है एरिया और यह है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बताइए एंगल कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में, तो 90 डिग्री बनेगा ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा, तो देख लो मेरे दोस्त, किसी कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे है ना, तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करेगा उसका फॉर्मूला होता है NBA cos ऑफ थीटा, जहाँ पे n जो है मेरे दोस्त वो नंबर ऑफ टर्न्स है ना कॉइल का, B मेरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है ना, ये तो एरिया ऑफ द कॉइल भी कह सकते हैं, और थीटा मेरा एंगल बिटवीन B एंड A है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन ऑफ द पेपर पे है और एरिया एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द पेपर से ऑलवेज, तो इसलिए यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगी। तो अगर 90 डिग्री यहाँ पे पुट करोगे cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0, इसीलिए फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगा मेरे दोस्त वो होगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑलरेडी पुट करोगे, सब मल्टीप्लाई करोगे 0 देगा, तो फाई एम की वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। देखिए बहुत अच्छी बात है कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करती है ना, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को प्रयोग करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं। ऑप्शन ए क्या है जी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन सी एम्पियर सर्किट लॉ, नन ऑफ दिस। देखिए ऑलवेज आप ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जब भी किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल हम लोग यूज करते हैं, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड यूज करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता क्या है कि मान लिया जाए आपके पास राइट हैंड है, ये थंब है, ये 4 फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, इन तीनों को आप इस तरह से बैंड कीजिए ताकि तीनों एक दूसरे को क्या बोलो तो परपेंडिकुलर, ठीक, तो तीनों परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो थंब जो होता है वो डायरेक्शन बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर का, जो 4 फिंगर होता है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और मिडिल फिंगर जो होता है वो करंट की डायरेक्शन को बताती है। तो हमेशा याद रखेंगे
कि मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चंस अब हम लोग 2012 के देखेंगे। 2012 में टर्म 1 में पूछा गया था एमसीक्यूज, टर्म 2 में एक्चुअली एमसीक्यू नहीं आए थे। तो 10 टोटल क्वेश्चंस पूछा गया, जो काफी लार्ज अमाउंट में कह सकते हैं आप। क्या क्वेश्चंस है? एन इलेक्ट्रॉन enters perpendicular to the uniform magnetic field, the path of the electron will be। देखिए सिंपल कह रहा है ना, आपको एक बात बता देते हैं कि जब भी परपेंडिकुलरली कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करती है ना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो उन दोनों का परपेंडिकुलरली लगेगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए आपको ऐसे समझा देते हैं कि मान लिया जाए ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली आप मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स में आप पढ़े होंगे, जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ना क्यू बी बी साइन थीटा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ होता है। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में तोड़ेंगे तो ऐसा कुछ देगा, V क्रॉस B देगा। ओके, तो इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा जी? V क्रॉस B, है ना, के परपेंडिकुलरली होगा। तो V क्रॉस B के पैरेलल कर सकते हैं। तो V का डायरेक्शन किधर है और B का डायरेक्शन किधर है? तो मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये जो ब्लैक पेन आप देख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो आप V क्रॉस B निकालें तो कैसे जाएगा बताइए? V से B, तो अपने राइट हैंड स्क्रू रूल का हम लोग यूज करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। तो देखिए अपने पाम को ऐसे मोड़िए, है ना, B से B की ओर, ये है वेलोसिटी और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो मोड़ देते ना। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स लगती है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि कैसा पाथ फॉलो होगा। तो देखो सिंपल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, वो एक्चुअली क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, और इसके परपेंडिकुलर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। तो जब इसके परपेंडिकुलर, है ना, इस प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ वेलोसिटी, इन दोनों के परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा। तो देख लो, मान लेते हैं ये इनवर्ट जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और ये आपका क्या जा रहा है बोलो तो इधर है वेलोसिटी, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा F, वो इधर आएगा, है ना, सेंटर की तरफ आएगा यहाँ पे। अगर वो चार्ज पार्टिकल सपोज दैट यहाँ पे रहेगा तो वो भी वही कंडीशंस है। देखिए इधर है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पे भी जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इस डायरेक्शन में लगेगी, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में लगेगी। मतलब ऑलवेज जो है सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा। तो आपको पता है ना कि जब भी कोई बॉडी पे एक सेंटर की ओर हर बार फोर्स लगती है तो एक्चुअली सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगती है। एग्जांपल्स के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, उसे आप किसी धागे के सहारे बांध करके अपने हैंड के सहारे घुमाइए इस तरह चारों तरफ ना, तो एक्चुअली वो कब सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी बताइए? जब प्रत्येक क्षण आप इसे क्या करेंगे, अपने सेंटर की ओर खींचेंगे, ये धागे की मदद से पत्थर को अपने सेंटर की ओर खींचेंगे, तभी वो सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, तो प्रत्येक क्षण जो है मेरे दोस्त वो एक सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होगी और वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नंबर नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज। देखो बहुत सिंपल टेक्निक है, आप ये बॉयड-सेवर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन है। क्या कहता है कि कोई एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है और बी किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का। तो मान लेते हैं कि ये सर्कुलर कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, इसमें करंट आई फॉलो हो रही है, तो आप इसके द्वारा सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग जो है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो प्रोड्यूस करती है वो होता है किसके बराबर बोलो तो μ0/2 × I/R होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, तो इनवर्सली है आर का, तो ऐसा कुछ लिख देंगे ना। तो देख ले तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, नहीं डायरेक्टली तो नहीं, ये गलत है। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हाँ ये सही है ना। और ये क्या लिखा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो है ही नहीं, खत्म। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A moving charge particle experiences no force while moving through uniform magnetic field। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। देखिए आपको ये पता होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं ना तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं ना, और उसकी वैल्यू होती है क्यू बी बी साइन थीटा।
तो कह रहा है ऐसा क्या कंडीशन होगा ताकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे लेकिन उस पर कोई फोर्स ही ना लगे। तो बहुत लॉजिक है, देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऑलरेडी दिखा रखे हैं और ये चार्ज पार्टिकल है, इस तरह सपोज दैट मूव कर रहा है वी वेलोसिटी साथ, यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है ना, तो क्या कंडीशन होगा कि उस पर फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो देखो सिंपल है, आप अगर फोर्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्यू बी साइन थीटा एक्चुअली फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो थीटा होती है मेरे दोस्त वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है। तो अगर आप 0 डिग्री कर देना तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है अगर उधर ही चार्ज पार्टिकल को फॉलो करा दो तो थीटा बन जाएगा 0 और थीटा 0 बन गया, मेरा बात बन गया, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है बोलो तो 0 होती है, इसलिए फाइनली फोर्स मेरा 0 हो जाएगा। तो बताइए ऐसा कब कंडीशन होगा, जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों अगर पैरेलल हो जाए, सेम डायरेक्शंस में हो जाए, तो थीटा 0 बन जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 और फाइनली फोर्स मेरा क्या हो जाएगा बोलो तो 0 हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या कंडीशन दे रखा है। इफ चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर मूव करेगा तो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, है ना, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा वहां पे और वहां मैक्सिमम फोर्स हो जाएगी। इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू, हाँ यही ऑप्शन सही होगा। आगे भी देख लेते हैं, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री में 0 कभी नहीं हो सकता, साइन का 0 का वैल्यू हमेशा जो है वो 0 डिग्री पे होता है, ये भी नहीं हो सकता, ये 60 डिग्री पे तो भी नहीं होगा ना। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिए पहले आपको बता देते हैं टोरॉइड होता क्या है ना, सोलेनॉइड का सर्कुलर फॉर्म को हम लोग टोरॉइड कहते हैं। आप एम्पियर सर्किटल लॉ में किसी भी सोलेनॉइड जो करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड होती है उसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाले होंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू एन, है ना, म्यू नॉट एन आई होता है ना, क्या होता है बोलो तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। लेकिन आप पहले ये बता दो, मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो स्मॉल एल है, यहां से यहां तक लंबाई स्मॉल एल है और टोटल टर्न जो है मेरे दोस्त वो कैपिटल एन है। तो एक स्मॉल टर्म हम लोग जनरली यूज करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई लेंथ में टर्न की संख्या क्या होगी ना सोलेनॉइड का। तो जाहिर सी बात है टोटल लेंथ में इतना टर्न है तो टोटल टर्न बटा टोटल लेंथ, तो ये क्या निकल जाएगा बताओ, ये निकल जाएगा ना नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो आइए अगर इसे हम लोग सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें तो कुछ ऐसा बनेगा, और अगर इसका रेडियस r है तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा बताइए, इसकी जो लंबाई हो जाएगी मेरे दोस्त सरकमफेरेंस के बराबर ना 2 पाई r हो जाएगा, ठीक। और टोटल टर्न हम लोग n मान लेते हैं ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल टर्न बटा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, 2 पाई r हो जाएगा ना, स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 पाई r। r जो मेरे दोस्त इस टोरॉइडल का रेडियस है और n इसमें टोटल टर्न की संख्या है कैपिटल N। तो देखो आप जानते हैं सरकमफेरेंस इतना हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ टर्न इतना भी जस्ट आपको बताएं फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ से आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग बाय दैट क्लोज पाथ। तो एक्चुअली ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होगा म्यू नॉट और कितना करंट उससे बंधा हुआ है, ठीक है। तो बी का बी रहने दीजिए, और इसका जो अगर टोरॉइड की बात करते हैं तो इसका जो लेंथ होगा है ना, इसकी टोटल लेंथ की जो वैल्यू हो जाएगी वो सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा 2 पाई r। तो इसके बदले हम लोग 2 पाई r लिख दिए, ये देखो मेरे एजिटेज है, और ये एक टर्न के लिए अगर i लिखेंगे, केवल एक टर्न के लिए i लिखा जाता है, अगर n टर्न है तो i n हो जाएगा, मतलब n से आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये है आपका मैग्नेटिक ना, ये एक्चुअली फॉर्मूला लिखे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके। अब हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड और देखना है कि r पे किस तरह से डिपेंडेंट कर रही है ना। देखो ये भी रहने दो इधर, और ये जो 2 पाई r है उसको उधर ले जाइए, तो म्यू नोट का म्यू नोट n बाई 2 पाई r नीचे आ गया और i आपका एजिटेज है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैपिटल N के बदले कैपिटल N डिवाइडेड 2 पाई r के बदले आप क्या जानते हैं, तो देख लो स्मॉल n जानते हैं, स्मॉल n। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी टोरॉइड के कारण। तो यहाँ पे बताइए कहीं पे भी क्या रेडियस का टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसीलिए याद रखेंगे मेरे दोस्त कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब ये हुआ कि रेडियस पे डिपेंड, तो यहाँ क्वेश्चंस क्या कर रहा है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो जो किस पे इंडिपेंडेंट है, तो इट्स नंबर, तो नंबर पे इंडिपेंडेंट आप नहीं कर सकते हैं।
करंट जो है उस पर भी इंडिपेंडेंट नहीं है ना, रेडियस, रेडियस पे भी इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ मेन है रेडियस, तो रेडियस पे इंडिपेंडेंट नहीं है। चलो ठीक, क्योंकि रेडियस का टर्म है ही नहीं। आगे चलते हैं। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल, आपको पहले भी बता दिए थे कि अगर दो कंडक्टर है, दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अब एक में अपोजिट और दूसरे में मतलब एक दूसरे का अपोजिट फ्लो हो रहा है तो रिपेल करती है। क्यों बताते हैं, देख लो। देखिए हम लोग यहाँ पे दो पैरेलल कंडक्टर ले रही है, इसमें जो करंट पास हो रही है उसको I1 कहेंगे, और इसमें जो पास हो रही है करंट उसको हम लोग I2 कहेंगे, ठीक है। देखिए I2 क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करता है वो कंसंट्रेटिक सर्कल के फॉर्म में डेवलप करेगा। और याद रखिए ये कंडक्टर के परपेंडिकुलर जो लेयर बनेगा ना, उसके परपेंडिकुलर, उस प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर बने, बहुत सारे कंसंट्रेटिक सर्कल्स बनाएंगे। तो इसमें से देखो एक दिखा रखा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड 2 प्रोड्यूस कर रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में जो वन कंडक्टर है जिसमें करंट I पास हो रही है वो एक्चुअली रखा गया है ना। तो आप यहाँ से अगर डायरेक्शंस निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट आप देख लीजिए फोर्स का जो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है और करंट मेरा उधर जा रहा है ना, तो आपको फॉर्मूला सिंपल पता होना चाहिए कि एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आप निकालना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स का होता है फोर्स इक्वल टू होता है ILB साइन ऑफ थीटा। तो I आपका सेम रहने दो, तो ये हो जाएगा L क्रॉस P, ठीक है। तो लेंथ, कंडक्टर का लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है और कंडक्टर का लेंथ इधर जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है ये ना, तो आपका जो फोर्स लगे L क्रॉस B जाइए ना, L इधर है B इधर है ना, मान लेते हैं B ऐसे लग रहा है, तो आप निकालो ना, इन्वर्ट है ये, तो ऐसे निकालोगे फोर्स आपका इधर जाएगा, इधर है ना, फोर्स हमेशा इधर जाएगा, इस केस में फोर्स इधर आएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे दोनों कंडीशंस में वैल्यू क्या देगा ना। तो देखो जाहिर सी बात है, ये इसको इधर ही अटैक करेगा, इसको इधर अटैक करेगा, फाइनली एक दूसरे को क्या कर लेगा बोलो, तो अटैक कर लेंगे। इस फार्मूला से आप सॉल्व करें, ये हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जी, अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting does not depends upon. देखिए सिंपल सवाल आपको बता देते हैं कि कोई करंट कैरिंग लूप है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क जो है ना, वो किन बातों पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये होता है, जहाँ पे N जो है नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है, कॉइल B मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, A एरिया है, और थीटा जो एंगल है ना, किसके इसके एंगल है जी, B और A का बीच में। तो देखो यहाँ पे आप देखिए सिंपल आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे किस पे डिपेंड नहीं करेगी ना, तो एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा है मेरे दोस्त, जाहिर सी बात है। नंबर ऑफ टर्न पे भी क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न भी तो है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है ना, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, करंट की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड कर ही रहा है, और किस पे डिपेंड, इस सब पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो याद रखना आपको, ये जो है साइज शेप ऑफ द लूप पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती शेप ऑफ द लूप पे डिपेंड, मान लेते एक रेगुलर शेप है जिसका एरिया ए है, इतना ही एरिया का अगर आप इरेगुलर शेप का लूप बनाएंगे है ना, तो कुछ ऐसा बनेगा, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। तो अगर सब कुछ सेम रहते हुए भी एक्चुअली जो है ना आपका सेम डाटा देगा, टॉर्क की वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब यह है केवल और केवल शेप ऑफ द लूप पे डिपेंड नहीं करती है। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन शेप ऑफ द लूप नहीं दे रखा है, लेकिन नन ऑफ दीज दे रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो होगा ये एक्चुअली आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, जाहिर सी बात है ना, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल मतलब किसी स्ट्रेट वायर में जब करंट पास होती है ना, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बराबर होता है, मतलब लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टाइम्स करंट आई, ये कुछ ऐसा रिलेशन होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई ना, तो ये ऑप्शन जो है डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर, देखो सिंपल है कि अर्थ के 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सा जी, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये 3 मैग्नेटिक होते हैं ना। ऑप्शन देखो क्या रहा है कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल है, एल्युमिनियम, सिल्क और गोल्ड। तो ये भी नहीं होगा मेरे दोस्त, है ना। क्या होगा, 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। बहुत अच्छा, ये 3 क्वांटिटी जो होता है ना वो मैग्नेटिक
एक्चुअली बिहेवियर बताता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर, जीरो एट एवरीवेयर, हैविंग वेरी हाई वैल्यू, वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए आपको बता देना चाहेंगे कि पोल पे अर्थ का जो आपका पोल है ना, उसका जो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मेरे दोस्त, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा कम होती है। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, है ना, तो मैग्नेटिक जो आपका फील्ड है उसकी वैल्यू घटने लगती है, स्ट्रेंथ आपकी। इक्वेटर से पोल जाएंगे तो बढ़ने लगेगी ना, पोल से इक्वेटर आएंगे तो घटने लगेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? तो ऑप्शन जो है सो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आगे चलते हम लोग, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ डीप एट पोल एंड इक्वेटर आर रिस्पेक्टिवली, मतलब पोल और इक्वेटर पे क्या होगा ना एंगल ऑफ डीप। तो टेन आप क्या जानते हैं बताइए, आपको पता है ना, जो टेन होता है, टेन अल्फा, वो बराबर होता है वर्टिकल कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होती है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल तरीका है, अगर आप ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको मान लिया, हम लोग को पता है ये फार्मूला एग्जिस्ट करते हैं ना, तो यहाँ से आप अगर पोल इक्वल टू निकालना चाहते हैं पोल पे, तो पोल पे आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पे अगर जीरो पुट कर देंगे मेरे दोस्त, तो किसी चीज से जीरो में डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपका जो है कब इन्फिनाइट होता है? 10 कितना का है ना, तो 10 90 का वैल्यू क्या होता है बोलो तो इन्फिनाइट। तो यहाँ से 10 10 रिप्लेस करेंगे तो डेल का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो तो 90 डिग्री। लेकिन अगर वही आप इक्वेटर पे जाएंगे तो आज रखेंगे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है ना, वर्टिकल का जीरो। तो वर्टिकल का अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे तो फाइनली सॉल्व करें जीरो, और 10 जीरो का वैल्यू क्या देता है? जीरो, है ना। इसीलिए जो मेरे दोस्त है 10 डेल की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके लिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, जो 2020 में पूछा गया। 2020 में मात्र एक ही क्वेश्चन आया था। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स each carry a current of 1 ampere in the same direction are placed in 1 centimeter apart of attraction between them। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन 1 जो था अभी जो हम पढ़ रहे थे उसी का है, तो वो एक्चुअली सेम है, आप देख लेना। क्वेश्चन अब 2019 का देख लेते हैं जी। अ प्रोटॉन इंटर्स एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला विथ वेलोसिटी इतना दे रखा है, एट राइट एंगल, थीटा का वैल्यू दे रखा है, और टू द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखो सिंपल है, आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है बोलो तो क्यू बी साइन थीटा, यहाँ थीटा 90 डिग्री है ना, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो सारा डाटा पुट कर दो ना, क्यू दे रखा है, वी दे रखा है ना, सब पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो आया इतना न्यूटन ना, 3.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लैटिनम इज इतना एंड इट्स रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए बहुत मजेदार ये क्वेश्चन है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काईएम और रिलेटिव जो परमिबिलिटी होती है ना, इन दोनों में काफी खूबसूरत रिश्ता होती है। वो रिश्ता पता है क्या होता है? सो ये होता है म्यू आर, मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है वो बराबर होती है 1 प्लस काईएम का। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है कि कह रहा है कि काईएम मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको दे रखा है इतना, तो 1 को ऐड कर दो, जो ऑप्शन आएगा देख लो, है ना, तो रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ से निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा जी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 2017 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज ई, एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास चार्ज ई है, मास m है, मूविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, इट्स एक्सेलरेशन विल, है ना। तो देखो ये एक्सेलरेशन काफी जी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएगा अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma। तो ई यहाँ से अगर ए निकालना चाहेंगे तो डिवाइडेड पे हो जाएगा, तो ये एक्चुअली एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा जी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है इज लाइंग along the uniform magnetic field B, the work done in rotating the magnet by angle 90 degree। समझिए
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है इनिशियली, इसका मतलब थीटा का वैल्यू वेक्टर एम, देखो ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, इसलिए याद रखेंगे कैपिटल एम जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ से साउथ जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है बी और कैपिटल एम वेक्टर भी इधर है। अब कह रहे हैं कि इसको आप 90 डिग्री से साथ क्या कर दो जी, इसको रोटेट कर दो, ऐसे है ऐसे रोटेट कर दो, तो कितना वर्क डन लगेगा उसकी वैल्यू बताओ। तो देखो सिंपल है, इनिशियल एंगल 0 डिग्री क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है, अब 90 रोटेट करेंगे फाइनल एंगल आपका कितना होगा 90। वी नो दैट, आपको पता है ना कि वर्क डन जो होती है एमबी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये इनिशियल एंगल फाइनल एंगल पुट कर दो, इनिशियल फाइनल, तो कोस जो 0 वैल्यू 1 हो जाता है, कोस 90 का वैल्यू 0, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 1 से तो एम बी इंटू एम बी हो जाएगा। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन है ना एम बी आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी। देखिए सेंसिटिविटी जो होती है ना गैल्वेनोमीटर का वो एक्चुअली करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, तो कितना एंगल आप मतलब ऐसे समझिए, ये जो फाई है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट होती है और आई करंट है ना। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा भी करंट दिए कॉइल में तो वो बहुत ज्यादा रोटेशन करेगा ना, बहुत ज्यादा टर्न करेगा, तो उसको कहेंगे हाई सेंसिटिविटी। बहुत ही करंट का बहुत ही आप लो करंट प्रोवाइड करते हैं, और अगर कॉइल बहुत ज्यादा रोटेट कर जाता ना तो हम लोग कहेंगे मतलब थीटा के एंगल, थीटा का जो वैल्यू वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो कहेंगे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है। और किसी कॉइल में किसी के बहुत ज्यादा अगर आप करंट दे देते हैं और वो कॉइल आपकी टर्न नहीं कर पाती है, तो वैसे सिचुएशंस में जो सेंसिटिविटी होती है लो होती है। तो याद रखेंगे करंट सेंसिटिविटी जो फॉर्मूला होता है फाई बाय आई होता है, फाई यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट है और जो आई जो आप करंट सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क और ये जो टॉर्शनल टॉर्क होते हैं वो बराबर होते हैं ना, और मैग्नेटिक टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो एन आई ए बी होता है, और जो टॉर्शनल टॉर्क होती है फाई सी। यहाँ पे जो सी है ना वो एक्चुअली टॉर्शनल रिजिडिटी होती है, मतलब ट्विस्टिंग कपल पर ने ट्विस्ट को बोलते हैं सी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कर दो, फाई बाय आई अगर आप निकालना चाहेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट सेंसिटिविटी है वो एन पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली पर्सनल है, और इनवर्सली है सी। सी का मतलब क्या है जी, सी का मतलब होता है ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, या तो आप इसे कह सकते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी, ठीक है, 11th में पढ़ना था आप लोग। तो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ टर्न जो है अगर आप बढ़ा देते हैं तो सेंसिटिविटी क्या होगा, तो देख लो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली पर्सनल ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, देखिए जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों फोर्स में ना, मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करती है तो एक फोर्स लगता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फोर्स इतना लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स इतना लगेगा, यहाँ से क्यू क्यू कॉमन निकाल दो, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो वी क्रॉस बी हो जाएगा ना। ऐसा कुछ फोर्स लगता है मैग्नेटिक लॉरेंज, केवल लॉरेंज फोर्स को कहेंगे ना, तो लॉरेंज फोर्स का वैल्यू होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जी, वी क्रॉस बी ना, वी क्रॉस बी ई होता है ना, तो कुछ ऑप्शन जो होगा डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो ये नहीं होगा क्योंकि बी पहले होता है, भी पहले होता है, बी बाद में होता है ना, तो इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अब मेरे दोस्त अब हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चंस में जो 2012 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू बॉर्ड-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द करंट। तो ये कहने का मतलब क्या है ना कि ये एलिमेंट है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो मतलब ये वायर में करंट आई जा रही है, तो यहाँ से ये मान लेते हैं डीएल लेंथ है, तो ये जो आर होते हैं ना, एलिमेंट से लेकर पॉइंट तक जो बीच का डिस्टेंस होती है उसे हम लोग आर मानते हैं। तो कह रहे आर पे किस तरह डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो एक्चुअली आप जानते हैं ना अकॉर्डिंग टू बॉर्ड-सेवर्ट लॉ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 4 बातों पर निर्भर करता है, आई, एल और थीटा और साइन थीटा और आर स्क्वायर पे। तो ये एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेट मतलब कंप्लीट कर चुके हैं 29 एमसीक्यूज। अब इस पे हम लोग कुछ बेसिक एमसीक्यूज देखेंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद, जय हिंद।